गुड आफ्टरनून ऑफ यू। विजिबल नहीं हूं क्या? दिखाई दे रहा हूं भाई? नजर आ गया? गुड आफ्टरनून ऑफ यू एंड वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर ऑलमोस्ट इंडेफिनिट एंड कर चुके थे, और जितना मुझे याद आ रहा है एक दो सवाल बाकी थे उसका। उसके बाद हम लोग आज ही डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करेंगे, ठीक है ना? बस 15 मिनट 10 मिनट बाद में डेफिनेट शुरू हो जाएगा, आज की क्लास के जस्ट 10 मिनट बाद। ओके, तो मैंने आपको भेज दिए थे जो क्वेश्चंस जीन बर्मन में से करने थे। मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बता दिया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस कहां तक क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है तुम लोगों ने कर लिए होंगे। बर्मन डन, ओके। कोई प्रॉब्लम थोड़ी आया होगा बर्मन के अंदर। बर्मन में वैसे जनवरी 2011 तक ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, डाउट नहीं आते हैं। तुम लोगों को आया कोई डाउट? जीएन बर्मन इजी नहीं है बच्चों को इसमें भी डाउट आते हैं, लेकिन तुम लोग थोड़े अच्छे बच्चे हो तो तुमको आसान लगी। मैंने कहां तक बता दिया था मुझे याद नहीं है, शायद क्वाड्रेटिक और ये वाला बता दिया था। बर्मन जो है ना, बर्मन जो है ना, प्रैक्टिस के लिए शुरुआत के अंदर जब आप सीखते हो, तो जब कोई कंसेप्ट सीखने के बाद में ढेर सारे सवाल उस कंसेप्ट पे करने होते हैं, उसके लिए बर्मन अच्छी किताब है। तो अगर आप बर्मन कर लोगे तो उसके बाद शीट आपको थोड़ा ज्यादा आसान लगेगी। और जरा एक क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्वेश्चन अपन ने बिना प्रोफाइल के भी किया था सब्स्टिट्यूशन से, और अभी देख के याद आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन था अब ये जो क्वेश्चन था आपको याद होगा, हम लोगों ने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था तब इस क्वेश्चन को मैंने लिया था इलस्ट्रेशन के अंदर, और तुमको याद होगा इसके अंदर मैंने 2x को tan थीटा लेके सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो तो। अब इसमें मैं वो प्रोफाइल बता रहा हूं जिसमें बाहर क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक है, और दोनों क्वाड्रेटिक के अंदर x का टर्म एब्सेंट है। तो आपको याद होगा इसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ऐसा हो जाए तो यू कैन टेक x as 1 by t, दिस इंप्लाइज dx is -1 by t square dt। अब ये इंटीग्रल इससे कैसे सॉल्व होता है, थोड़ा फील करने वाली बात है। इससे सॉल्व कैसे होता है? ये इट इज x स्क्वायर दैट इज 1 by t square plus 4 एंड रूट ऑफ 4 by t square plus 1। तो मुझे लगता है तुम फील कर पा रहे हो कि यहां से आपके पास ये तो बन गया 4t square plus 1, और t स्क्वायर चला गया और ये बना रूट ऑफ 4 plus t square, और यहां पर अपने पास में आ गया माइनस ऑफ t dt। ओके, अब तो बन गया। अब तो मेरे हिसाब से तुम कहोगे मैं t स्क्वायर को, इनफैक्ट 4 plus t स्क्वायर पूरे को ही 4 plus t स्क्वायर को y स्क्वायर ले रहा हूं, है ना? ऊपर मुझे t नजर आ गया ना, इसलिए सारी कहानी बोल रहा हूं। इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैंने 4 plus t स्क्वायर को y स्क्वायर बोल दिया। सो t dt इज y dy। तो ऊपर आपके पास में माइनस y dy, और यहां पर 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर इज y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, और यहां 4 plus t स्क्वायर इट इज y। नाउ सी क्वेश्चन कितना इजीली हो गया। सो माइनस ऑफ dy ओवर 4y स्क्वायर माइनस 16 प्लस 1 दैट इज माइनस ऑफ 15। अब इसके फैक्टर बनाओगे तो ln के अंदर आपको आंसर दे देगा। तो अगर आपके पास ऐसा क्वाड्रेटिक और स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो जिसके अंदर x का टर्म एब्सेंट हो, तो यू कैन गो विद द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। यू कैन आल्सो सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 बाय t। ठीक है, समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लो, 10 सेकंड्स दे रहा हूं। ओके, अच्छा, इसी के अंदर एक लास्ट प्रोफाइल है, प्रोफाइल 5 इरेशनल फंक्शन के अंदर, एंड दैट इज द प्रोफाइल व्हिच सेज अगर आपके पास में x माइनस अल्फा बीटा माइनस x माइनस अल्फा एक टर्म है, बीटा माइनस x एक टर्म है, तो इनका अगर कोई फंक्शन हो तो एक बड़ा स्ट्रेंज सा, एक अजीब सा सब्स्टिट्यूशन है, वो वर्क करता है। ये कभी बहुत कम ही यूज में आता है, बट फिर भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। x इज इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा। इसी तरीके से अगर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसका कोई फंक्शन हो गया और उसको इंटीग्रेट करना पड़ा, तो ये सब्स्टिट्यूशन, ये याद रखना है भाई, भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। x इक्वल्स टू अल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा tan स्क्वायर थीटा। बस ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान रख लेना अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो। ऑल्दो मैंने जैसा कहा कि ऐसे क्वेश्चन जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मान लो कोई पर्पस ऐसा बनाया गया हो तो ये सब्स्टिट्यूशन भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
चलो एक क्वेश्चन बताता हूं इसमें, dx over x minus alpha and root of x minus alpha beta minus x। ठीक है, अब इसके अंदर मैं चाहूं तो क्वाड्रेटिक और बाहर लीनियर, सो आई कैन गो विद द सब्स्टिट्यूशन x minus alpha equals to 1 by t। ये चीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं तो मैं इससे नहीं कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं कि ये फंक्शन ऑफ x minus alpha beta minus x है, तो आई एम गोइंग विद द सब्स्टिट्यूशन x is equals to alpha cos square theta प्लस बीटा sin square theta। जरा देखना किस तरह से चीजों को बदलता है। अब x minus alpha, अगर मैं इसमें से अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो यहां से अल्फा सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा cos square theta minus 1 तो minus sin square theta, so it will be beta minus alpha sin square theta and beta minus x, इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल रहा हूं और फिर dx निकाल लेंगे। सो बीटा माइनस एक्स, इसको बीटा में से सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी बीटा माइनस अल्फा cos square theta, है ना। बीटा में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो दिख गया होगा आपको, बीटा उसमें से कॉमन निकाल के 1 minus sin square theta को cos square theta रख के, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो dx इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा cos theta विद माइनस sin theta। डायरेक्ट लिख दूं क्या? सर cos square theta sin square theta है, दोनों का डेरिवेटिव के अंदर 2 sin theta cos theta आता है, cos square theta में नेगेटिव हो जाता है, तो इट विल बी बीटा माइनस अल्फा 2 sin theta cos theta d theta। ये हो गया। अब ये चीजें लेके आप यहां चले जाओ, सो दिस बिकम्स, ये जो भी आपने फाइंड किया है तीनों एक्सप्रेशंस यहां पर रख दो, सो इट इज बीटा माइनस अल्फा 2 sin theta cos theta d theta ओवर x माइनस अल्फा इज बीटा माइनस अल्फा sin square theta, तो बीटा माइनस अल्फा sin square theta, और ये दोनों ये रखोगे और स्क्वायर रूट के अंदर है तो बीटा माइनस अल्फा, अब यहां मैंने मान लिया कि बीटा अल्फा से बड़ा है, तो ये अजम्पशन मैं फॉलो कर रहा हूं, नहीं तो मॉड लेना पड़ेगा, है ना। तो बीटा माइनस अल्फा एंड cos थीटा sin थीटा, ठीक है। सो दिस कम्स आउट, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, sin थीटा cos थीटा, ये इसको एनीवे एक बीटा माइनस अल्फा भी कैंसिल हो रहा है ना। सो मेरे हिसाब से एक तो ये टर्म बचा, दैट इज 1 ओवर बीटा माइनस अल्फा, और नीचे आपके पास sin थीटा, यहां sin थीटा वहां, तो sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, तो 2 को भी बाहर निकाल ले, cos x स्क्वायर थीटा d थीटा, ये बच गया। अब तो इजी है ना, दिस इंप्लाइज 2 ओवर बीटा माइनस अल्फा cos x स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल माइनस ऑफ cot थीटा, ठीक है। अब जैसे वैल्यू निकालनी cot थीटा की, तो यहां से तुम निकाल सकते हो, डिवाइड कर देना, तो दिस विल बी cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बीटा माइनस x अपॉन x माइनस अल्फा, तो इसका रूट यहां पे लगा देना cot थीटा का, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, तो ये सब्स्टिट्यूशन वर्क कर जाता है, बस इतना ध्यान रखना है, और कैसे वर्क करता है ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखा दिया, राइट। तो ये अपने यहां पर बात खत्म हो जाती है। बस एक लास्ट, चलो अभी इसमें बता ही देता हूं, एक लास्ट बात बता देता हूं, इसको ध्यान में रख लेना। जैसे x स्क्वायर्ड अपॉन x sin x प्लस cos x, चलो वैसे 10-15 मिनट 10-15 सेकंड 30 सेकंड देता हूं, इसको सॉल्व करके देखो तुम किस तरीके से सॉल्व करते हो। कोई थॉट आ रहा है इसके अंदर क्या? एनी थॉट? यस, वन इज वेरी गुड थॉट कि बाय पार्ट से शुरुआत कर सकते हैं। अब बाय पार्ट से शुरुआत करने के लिए काम कीजिए आप, x sin x प्लस cos x, इसका डेरिवेटिव अगर आप ऑब्जर्व करें तो दिस इज x cos x प्लस sin x माइनस sin x, मतलब आपके पास में x cos x इसका डेरिवेटिव आता है, इसका डेरिवेटिव, है ना। बाय पार्ट लगाना चाहते हो तो आपको x cos x का ध्यान रखना पड़ेगा। यस, सो दिस विल बी, आई एम राइटिंग दिस कि भाई मैं एक काम कर रहा हूं, x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x, इसके स्क्वायर को एक तरफ रख रहा हूं, मतलब ये चीज एक तरफ, और जो बाकी बच गया वो एक तरफ, x अपॉन cos x एक तरफ, ठीक है। इस थॉट को भी ध्यान रखना, काफी यूजफुल थॉट है। अब इसमें आप ऑफ कोर्स अब तुम ये कहोगे ना कि इसको मैं सेकंड फंक्शन मानूंगा, क्योंकि मैंने पर्पसली डेरिवेटिव उसका ऊपर रखा है, तो इसको मैं सेकंड फंक्शन बोल रहा हूं, और दिस इज फर्स्ट फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, थोड़ा मन में करेंगे कि सर ये t है, x sin x प्लस cos x अगर t है तो ये dt है, ये किया हमने, तो dt अपॉन t स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाई टी हुआ, तो दिस इज माइनस 1 बाई टी x sin x प्लस cos x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, मैं u बाई v फॉर्मेट से जा रहा हूं, cos x स्क्वायर्ड cos x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो प्लस sin x, ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। और इंटीग्रल इज दिस सेकंड फंक्शन का, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इज माइनस 1 बाई टी ना, तो माइनस 1 बाई x sin x प्लस cos x, अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया और ये sec स्क्वायर्ड x बना, तो दैट इज सिंपल, माइनस x ओवर cos x, x sin x प्लस cos x प्लस sec स्क्वायर x का tan x, ये आपका इंटीग्रल आ गया। अब एक और थॉट बताता हूं, जब भी कभी आप
डिनोमिनेटर के अंदर ना ऐसा एक्सप्रेशन देखे ना, जैसे लाइक एक्स cos x प्लस या माइनस साइन x या एक्स साइन x प्लस या माइनस cos x, ऐसा एक्सप्रेशन अगर आप देखते हैं ना, तो एक और सब्स्टिट्यूशन बताता हूं वो भी वर्क करता है। x इज इक्वल्स टू tan t, ये दिखता नहीं है बट वर्क करता है। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुमको यहां से नजर आ जाएगा कि वर्क क्यों करता है। इसी क्वेश्चन को मैं इससे करके दिखाता हूं। देखो x स्क्वायर्ड x sin x प्लस cos x का स्क्वायर है, मैंने x को tan t लिया, x स्क्वायर्ड x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x स्क्वायर्ड। देखो कैसे वर्क करता है, x को tan t लिया, dx इज secant square t dt, so this integral is x squared that is tan square t, dx is sec square t dt। यहां पर देखना जरा, सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है ना वो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आपको समझ में आएगा। आपने x को tan t रखा और tan t को मैं sin t upon cos t लिख रहा हूं, दिस इज sin t over cos t into sin x मतलब sin tan t, sin of tan t plus cos of tan t। ओके, अब देखो जब आप एलसीएम लोगे ना cos t का, तो cos square t ऊपर चला गया, वो sec square t को खत्म कर देगा, तो ऊपर तो बच गया tan square t dt, और नीचे अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व कर लो ना, तो cos of tan t cos t प्लस sin of tan t sin t, तो cos of a minus b का फॉर्मेट बन रहा है ना, तो cos of a minus b का फॉर्मेट बन रहा है। अब तुम तो समझ गए होंगे कि सर tan t minus t जो है, इसको नया वेरिएबल y बोल दो ना, तो tan t that is sec square t minus 1 dt is dy, so this is tan square t ना, तो tan square t dt dy हो गया, तो this becomes cos squared आएगा, cos squared होगा, वो स्क्वायर है ना, ये cos squared ऊपर गया, तो it is secant squared y और dy, so this is tan y। तो ये सब्स्टिट्यूशन ऐसे वर्क करता है, तो इसको ध्यान रखना कि कभी भी तुम्हारे पास में x sin x प्लस माइनस cos x, x cos x प्लस माइनस sin x की टर्म आए, तो आप इससे x इक्वल्स टू tan t से भी आगे बढ़ के क्वेश्चन को बना सकते हो। नोट कर लो, फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करते हैं। हो गया नोट? हाँ ये इंपॉर्टेंट है आरिफ, ये काफी अच्छा सब्स्टिट्यूशन है, अच्छे क्वेश्चंस में वर्क करता है। ओके चलो, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। डेफिनेट इंटीग्रल, अब इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल के बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी शुरू किया जाएगा। तो डेरिवेटिव का शीट हो चुका है भाई प्रतिम, डेरिवेटिव का शीट डिस्कस भी हो चुका है, अब तो इंटीग्रल का शीट डिस्कस होगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हाँ, जो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपने देखा हो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के अंदर, जेईई मेंस में तो एटलीस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन टू इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल इज सुपर इंपॉर्टेंट, तो हमको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। दूसरी बात, इनडेफिनेट का जो भी पार्ट हमने समझा है उसका काफी यूज डेफिनेट इंटीग्रल में होगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हम पढ़ेंगे, जो सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि जेईई एडवांस के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ओके, अब डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर क्या चीज है, देखो सबसे पहली बात, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये थ्योरम क्या कहती है, if let's say function fx is continuous in closed interval a to b, then integral a to b f of x dx is equals to fb minus fa, where f dash x equals to fx। सुपर इंपॉर्टेंट है कि अगर स्मॉल fx कंटीन्यूअस हो क्लोज इंटरवल a से b के बीच में, तो इसको रीड कैसे करते हैं बच्चों, देखो इसको रीड करते हैं a to b, ये तो साइन ऑफ इंटीग्रल है ही, a to b, दिस इज a इज कॉल्ड लोअर लिमिट, b इज नोन एज अपर लिमिट। किसकी लिमिट, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, यहां पर x की लिमिट है ये, ठीक है, और f ऑफ x को बोलते हैं इंटीग्रैंड। इसका जो प्रूफ है ना, ये प्रूफ जो है हम लोग जब मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे ना उसके साथ में बताऊंगा प्रूफ, ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के साथ में बताऊंगा। आसान सा प्रूफ है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, बट एलिमेंट्री जानकारी होनी चाहिए, तो जब मैं एलिमेंट्री बताऊंगा तब मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा। तो अभी तो आपको ये याद रखना है कि इंटीग्रल a to b f x dx इज इक्वल टू कैपिटल FB। कैपिटल FB का मतलब हो गया कैपिटल F के अंदर आपने अपर लिमिट b पुट किया तो उसकी वैल्यू FB माइनस कैपिटल FA, वेयर कैपिटल F क्या है कि उसका जो डेरिवेटिव है वो स्मॉल f के बराबर है। ये इतनी बात है। अब बात जो समझने वाली है ना वो ये है कि हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर तो पढ़ा था कि इंटीग्रल डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, वो इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात थी। अब इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाला बात है, चलो बताता हूं।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सारी बातें जो मैं लिख रहा हूं ना, इनको आपको एकदम याद रखना है। इंटीग्रल a to b fx dx represents algebraic sum of areas bounded by fx with x-axis between x equals to a and x equals to b। अब इसको समझो जरा। Integral a to b fx dx represents algebraic sum of areas bounded by fx with x-axis between x equals to a and x equals to b। एक तो ये algebraic sum क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे, और ये एरिया कहां से आया, इस पर हम बात करेंगे। ये एरिया कहां से आता है? बस सपोज करो तुम्हारे पास में लेट्स से y इक्वल्स टू fx कोई कर्व है, मैंने एक सिंपल सा कर्व बनाया है, और ये x इक्वल्स टू a है, ये x एक्सिस है, ऑफ कोर्स दिस इज x एक्सिस, और ये आपका x इक्वल्स टू b है। ओके, पहले तो हम ये देखते हैं कि कैसे एरिया इंट्रोड्यूस हो रहा है, कैसे एरिया इंटीग्रेशन के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा पार्ट इसमें से लिया, लेट्स से दिस लाइन इज x, और इसके बिल्कुल बाजू के अंदर बिल्कुल पास में ही एक और लाइन है, मैं थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूं समझाने के लिए ताकि आपको नजर आए वो लाइन, दिस इज x प्लस डेल्टा x। ठीक है, और ये जो एरिया x एक्सिस के साथ में इन दो लाइन के बीच में जो बाउंड हुआ है उसको मैं लेट्स से ax बोल रहा हूं, ax ये बोल रहा हूं। ठीक है, तो मैंने ax किसको कहा, ये जो मैंने एरिया शेड किया है उसको मैंने ax कहा, एरिया a और x डिपेंडेंट ऑन x ओनली। और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये एरिया किसके बराबर होगा, तो यू कैन से दैट कि सर आप है ना डेल्टा x आप इसकी विड्थ ले सकते हो, और यू कैन कंसीडर दिस एज अ रेक्टेंगल, यू कैन कंसीडर दिस एज अ रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो अब अच्छा एक काम करते हैं, अगर मैं कहूं कि ये इसका एरिया कितना हुआ, तो यू विल से कि डेल्टा x को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट ऑफ दिस से। अब हाइट कोई बोलता है कि कोई बोल सकता है कि सर हाइट आप f ऑफ x ले लीजिए, है ना, कोई बोलेगा कि सर आप f ऑफ x प्लस डेल्टा x ले लीजिए। जैसे आप f ऑफ x भी ले सकते हो, देखना जरा मैं क्या क्या बोल रहा हूं कि दिस इज f ऑफ x भी ले सकते हो, हाइट को आप f ऑफ x प्लस डेल्टा x भी ले सकते हो, है ना। एंड ऑफ कोर्स कोई बोलेगा कि सर मतलब बहुत पतला रेक्टेंगल भी मानता हूं तो भी कोई ये सोच सकता है कि सर इसकी हाइट जो है डेल्टा x अगर बहुत छोटा भी होगा तो भी ये हाइट f ऑफ x और ये हाइट f ऑफ x प्लस डेल्टा x होगी। तो टू बी मोर एक्यूरेट अगर मैं कहूं कि मैं इस हाइट को, रेक्टेंगल की हाइट को, मैं इन दोनों का एवरेज ले लेता हूं, चलो टू बी मोर एक्यूरेट, f ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस f ऑफ x बाय 2। आप कोई भी हाइट ले लेना, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप f ऑफ x ले सकते हो, आप f ऑफ x प्लस डेल्टा x ले सकते हो, अगर आप चाहो तो इन दोनों का एवरेज भी ले सकते हो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा छोटा एरिया है तो आप यूं भी बोल सकते हो कि सर छोटा एरिया तो आप इसको डेल्टा a बोल दो, आप डेल्टा x बोल दो, या डेल्टा a सिंपली छोटा एरिया है तो आप डेल्टा a बोल दो। तो डेल्टा a can be delta x into fx, can be taken as delta x into f of x plus delta x। to be more precise अपन हाइट को एवरेज हाइट ले लेते हैं कि f of x plus delta x plus f of x by 2, तो डेल्टा a is this, ये भी ले सकते हो, कोई सा भी ले लेना, इन तीनों में से तीनों एक्सप्रेशंस वर्क करेंगे। अब मैंने कहा कि देखो अगर मैं यहां से चलूं तो मैं इस रिलेशन को ऐसा लिख सकता हूं ना कि डेल्टा a अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू f of x plus delta x प्लस f of x by 2, ऐसा लिख सकता हूं। अब थोड़ा सा अगर हम सोचे कि भाई एक्यूरेटली अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो डेल्टा x को आप जीरो की तरफ अप्रोच करवा दो, मैं दोनों तरफ लिमिट डेल्टा x जीरो की तरफ अप्रोच करवा रहा हूं, लिमिट डेल्टा x अप्रोच जीरो, डेल्टा a ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच जीरो एंड f ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस f ऑफ x बाय 2। ठीक है, सिंस f ऑफ x को मैंने कंटीन्यूअस फंक्शन लिया है a से b के बीच में, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x व्हेन डेल्टा x अप्रोच जीरो, ये भी f ऑफ x बनेगा, तो न्यूमरेटर ट्वाइस ऑफ fx डिनोमिनेटर 2, तो दिस विल बी इक्वल्स टू fx। ठीक है, और डेल्टा a अपॉन डेल्टा x को मैं लिख रहा हूं दिस इज a डैश x, ये तो हम जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो a डैश x कम्स आउट f ऑफ x। ये बात आप समझ लीजिए कि एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x अगर मैं ट्रीट करता हूं तो उसका डेरिवेटिव f ऑफ x के बराबर आता है, तो ऑब्वियस सी बात है f ऑफ x का इंटीग्रल एरिया फंक्शन x के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से एरिया इंट्रोड्यूस होता है इन दी इंटीग्रल के अंदर। ठीक है, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। नोट कर लिया तो मुझे बता देना, फिर आगे चलते हैं। एक तो ये बात समझने वाली है कि हाउ द एरिया कम्स इन द पिक्चर। डेफिनेट इंटीग्रल इज वेरी इजी, एरिया अंडर द कर्व जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन ही है। एरिया अंडर द कर्व जो है, अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल सीख जाते हैं तो एरिया अंडर द कर्व के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। डेल्टा a अपॉन डेल्टा x एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ ना, a डैश x हुआ ना, इट इज डेल्टा a अपॉन डेल्टा x व्हेन लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस जीरो, फर्स्ट प्रिंसिपल से याद करो क्या था, ये a डैश x हुआ ना, ये लिमिट वाले सवाल में था। अब आओ जरा, अब हम दूसरी बात पर चलते हैं। यही तो बताया है मैंने, एरिया का डेरिवेटिव fx के बराबर क्यों है, ये पूरा यही तो प्रूफ है। एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव f ऑफ x के बराबर क्यों हुआ, ये इसी बात का तो प्रूफ दिया मैंने। ओके, अब हम बात करेंगे
लेट्स से आपके पास में, अब जब हम समझ चुके, देखो इस बात को थोड़ा समझना कि इंटीग्रल, क्योंकि जब आप ये बोल देते हैं ना कि a डैश x जो है वो f ऑफ x के बराबर है, तो दिस डायरेक्टली इंप्लाइज कि अगर आप ax फाइंड करते हो बिटवीन द लिमिट a टू b, ax या द एरिया बाउंडेड बाय fx विद x एक्सिस बिटवीन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल f ऑफ x dx। कहां से कहां तक वैरी किया है? x a से b तक, तो a से b तक fx dx विल बी, अगर इस डायग्राम के अंदर देखें तो दिस विल बी द एरिया बाउंडेड बाय दिस ग्राफ विद x एक्सिस बिटवीन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। ठीक है, अब जरा इस बात को समझो कि जैसे मान लो मैंने y इक्वल्स टू f ऑफ x कोई कर्व लिया और मैं x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b के बीच में x एक्सिस के साथ में इसने जो एरिया बाउंड किया वो मैं फाइंड करना चाहता हूं। मैंने इसको क्या किया, अब देखो थोड़ा समझने वाली बात है कि मैंने इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया मैं इजीली निकाल सकता हूं। और जैसे मैंने ये पहला रेक्टेंगल बनाया और मैं इसको बोल रहा हूं कि जो पॉइंट है दिस इज a प्लस h पॉइंट, ओके, h विड्थ के रेक्टेंगल तैयार कर रहा हूं, तो आगे वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी a प्लस 2h, ये वाला पॉइंट दिस विल बी a प्लस 2h। इस तरह से मैं छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाता गया, राइट, और यहां तक मैं रेक्टेंगल बनाता गया। मान लो मैंने कहा कि मैं n रेक्टेंगल बना रहा हूं और सेम विड्थ h के बना रहा हूं, तो आप यही बोलोगे ना कि b माइनस a जो इंटरवल है दैट विल बी n टाइम h के बराबर हुआ। ओके, अब जैसे मैं थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे मैं इसका एरिया निकालना जा रहा हूं तो मैंने इसको एज रेक्टेंगल ट्रीट किया, पहला रेक्टेंगल, ये वास्तव में तो ये रेक्टेंगल बना, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ, दिस विल बी h इनटू f ऑफ t। मैंने ये रेक्टेंगल लिया है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, और उसके बाद में दूसरा जो रेक्टेंगल बना मैंने ये रेक्टेंगल लिया, तो इट विल बी h इनटू h को बाहर निकाल रहा हूं f ऑफ a प्लस h, राइट। अब जैसे थर्ड रेक्टेंगल लिया, दिस विल बी h इनटू f ऑफ a प्लस 2h। ऐसे में रेक्टेंगल लेता गया और लास्ट के अंदर मैंने ये रेक्टेंगल लिया और इसका एरिया, लेट्स से इसका एरिया मेरे हिसाब से ये जो होगा इट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू h, है ना, तो इट विल बी f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये आपके पास में इन सब रेक्टेंगल के एरिया का सम आया। तुम ये देख रहे हो ना कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b fx dx। आप कितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ले लेंगे तो भी आप देख रहे हो, जैसे मैंने जो डायग्राम प्लॉट किया, क्या तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि छोटे छोटे पार्ट ऊपर छूटे हुए हैं, जो फंक्शन तो a से b के बीच में x के साथ में बाउंड करने वाले एरिया में तो काउंट हो रहे हैं, लेकिन रेक्टेंगल के एरिया के अंदर वो छोटे छोटे पार्ट काउंट नहीं हो रहे, तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स छूट रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि a से b के बीच में जो फंक्शन ने x एक्सिस के साथ में जो एरिया बाउंड किया है वो एक्जैक्टली इक्वल टू दिस होगा। अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स लेते हो तो ये कभी नहीं होगा, बट मानते हो कि अगर मैं इस विड्थ h की हाइट को छोटा करता जाऊं, स्क्वीज करता जाऊं, बिल्कुल छोटा, मैथमेटिकली छोटा, मैथमेटिकली छोटे को क्या बोलोगे कि विड्थ जो h है वो आपकी 0 को अप्रोच कर रही है। जब h 0 को अप्रोच करेगी, ऑब्वियसली बात है, तुम यहां से भी देख सकते हो, h से डिवाइड कर दो, तो जो n है वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, n विल अप्रोच टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को अगर मैं इनफाइनाइट ले लेता हूं तब मैं ये पक्का ये बोल सकता हूं कि दिस इंटीग्रल a टू b fx dx, जो कि algebraic sum of areas को रिप्रेजेंट करता है, this will be equals to, now this will be exactly equals to limit n approaches infinity this expression। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर तुम देख सकते हो कि एक तो ये सिग्मा f ऑफ, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, f ऑफ लेट्स से a प्लस rh, जहां r का वैल्यूएशन मैंने ले लिया 0 से n माइनस 1 तक, और बाहर आपके पास में h है ना ये। अब तुम थोड़ा सा h को n की टर्म में लिख दो तो अपना काम पूरा हो जाएगा। लिमिट n approaches infinity h is b minus a by n and sigma r 0 to n minus 1 f of a plus r b minus a by n। ओके, तो यहां से हमने दिखा दिया कि जो इंटीग्रल a to b fx dx जो है, जो एरिया के बराबर है, वो हम यहां से भी समझ सकते हैं कि छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना के अगर मैं एरिया निकालता हूं तो दिस इज द एरिया ऑफ द फंक्शन fx बाउंडेड बाय fx विद x एक्सिस बिटवीन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b इज आल्सो इक्वल्स टू दिस लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आगे भी मैं यूज करूंगा, तो इसको एक बार आप ध्यान में रख लीजिएगा, इसको नोट कर लो बच्चों। ध्यान रखना किसी फाइनाइट नंबर n के लिए कभी बराबर नहीं होंगे a टू b इंटीग्रल fx dx, कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। ये तभी इक्वल आएगा जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इनफाइनाइट हो जाते हैं, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल h अप्रोचेस टू 0, ओनली देन एंड ओनली देन दे आर इक्वल। इंटीग्रेशन मींस एरिया, मैंने कहा ही नहीं, अपने मन से नहीं बोलना। मोर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ कोर्स इंक्रीजेस एक्यूरेसी, बट द एग्जैक्ट इक्वालिटी कम्स ओनली व्हेन द नंबर ऑफ इंटीग्रल आर इनफाइनाइट। इस पूरे, अगर मैं तुमको कहूं कि पूरे विड्थ को n रेक्टेंगल में डिवाइड करो तो विड्थ क्या बनेगी, b माइनस a by n बनेगी ना। ये h क्या बनेगा, h क्या बनेगा, ये b माइनस a by n बनेगा ना, कितने रेक्टेंगल में डिवाइड किया आपने, वही तो h आएगा। ठीक है, तो हमने, हमारा पर्पस क्या था, जब हम पिछले वाली स्लाइड पे ये तो सीख चुके थे कि a से b के बीच में fx dx जो है वो, अगर मैं पूरा का पूरा ग्राफ अब दी x एक्सिस लेके समझा रहा हूं, तो इंटीग्रल a टू b fx dx जो आपका एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बात हम पिछली स्लाइड में सीख चुके हैं, राइट। अब इस स्लाइड के अंदर मैंने ये दिखाया कि वो जो इंटीग्रल a टू b fx dx है, जो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज आल्सो सम ऑफ अ लिमिट ऑफ दिस सम, ये मैंने दिखाने की कोशिश करी। कोई ड्राइंग से फर्क नहीं पड़ता है कि कोई फंक्शन ड्रॉ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इट इज सिंपली वो कंटीन्यूअस होना चाहिए, तो उसका इंटीग्रल a से b के बीच में अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज रिप्रेजेंट करेगा। अब ये थोड़ा अलजेब्रिक सम को देख लेते हैं कि व्हाट दिस मीन बाय अलजेब्रिक सम। नाउ सी, जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई लेट्स से दिस इज x एक्सिस और आपका y इक्वल्स टू fx का ग्राफ a से b के बीच में ऐसा आ रहा है, a से b के बीच में ये ग्राफ आया, ठीक है, कंप्लीटली बिलो द एरिया। एरिया मींस इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन मींस एरिया, ये नहीं बात कर रहा हूं मैं
मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी तुम समझो जरा क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ये है और मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इंटीग्रल a to b fx dx फाइंड करना चाह रहा हूं, ठीक है। अब तुम जरा समझो कि अगर आप यहां पर छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाओगे विड्थ h के, तो तुम एक बात ऑब्जर्व करो, जैसे पहला रेक्टेंगल बनाया, ये वाला रेक्टेंगल, इसके अंदर आपने विड्थ तो आपने h ले रखी है, ठीक है, ये h विड्थ तो ले रखी है इस रेक्टेंगल की। अब जो इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो यहां से f ऑफ a हुई ना, लेकिन f ऑफ a तो नेगेटिव आएगा। इनफैक्ट f ऑफ a क्यों, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h, ये सब वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। तो इंटीग्रल a to b fx dx अगर मैं ऐसे काउंट करता हूं कि दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0, h टाइम समेशन f ऑफ a प्लस rh वेयर r वैरीज फ्रॉम 0 to n - 1, तो ये तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाएगा, है ना। और एज सच हम जैसे एरिया को जानते हैं, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, है ना। हम मानते हैं ना कि एरिया नेगेटिव नहीं होता, एरिया इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। तो इस दृष्टि से देखा जाए, इस हिसाब से देखो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं मैं, तो मेरा ये कहना कि इंटीग्रल a to b fx dx एरिया को रिप्रेजेंट करता है, गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए वहां पर आपने देखा होगा जब मैंने लिखा कि इंटीग्रल a to b fx dx रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है समेशन विद साइन। जैसे अब आप यूं समझिए कि जैसे आपके पास में कोई कर्व दिया हुआ, लेट्स से दिस इज द कर्व, y इक्वल्स टू fx का ये कर्व है और ये a है और ये b है, और मुझे इंटीग्रल a to b f of x dx फाइंड करना है, ओके। अब जैसे ये पॉइंट यहां पर, इस पॉइंट तक fx ने जो एरिया बाउंड किया है, एरिया जिस सेंस में अपन समझते हैं, पॉजिटिव सेंस में, नॉन नेगेटिव सेंस में, वो डेल्टा 1 है। लेट्स से दिस पॉइंट इज c1, दिस पॉइंट इज c2, और c1 से c2 के बीच में जो एरिया बाउंड हुआ है वो है डेल्टा 2, और c2 से b के बीच में जो एरिया बाउंड हुआ है वो डेल्टा 3 है, और मुझे इवैल्यूएट करना है इंटीग्रल a to b fx dx। तो व्हाट विल बी माय आंसर इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो क्या होगा, इट विल बी डेल्टा 1 बट माइनस ऑफ डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कोई ये कहता है कि इंटीग्रल a to b fx dx रिप्रेजेंट्स एरिया, तो वो इनकरेक्ट बोल रहा है। इट शुड बी अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, इट इज नॉट एरिया, इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू fx with x एक्सिस बिटवीन x इक्वल्स टू a and x इक्वल्स टू b, ठीक है। मैंने ये बात यहां से समझाई कि यहां रेक्टेंगल लोगे ऊपर वाले दोनों के अंदर, तो उनकी हाइट जो होगी वो पॉजिटिव आएगी, f ऑफ a प्लस h एक्सेट्रा, और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसके अंदर आप रेक्टेंगल लोगे तो उनकी जो हाइट होगी क्योंकि x एक्सिस के नीचे चला गया ना, तो बाय कन्वेंशन दैट विल बी नेगेटिव, तो वो नेगेटिव आएगा। तो माय आंसर ऑफ इंटीग्रल a to b fx dx विल बी डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। मैं एरिया बाउंडेड नहीं बता रहा ना, मैं इंटीग्रल a to b fx dx समझा रहा हूं कि इंटीग्रल a to b fx dx क्या होगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा इस चैप्टर के अंदर कि y इक्वल्स टू fx ने x एक्सिस के साथ में कितना एरिया बाउंड किया वो निकालिए, नहीं, मैं वो नहीं बता रहा हूं। मैं आपको इंटीग्रल a to b fx dx का मीनिंग बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है, कि इट इंप्लाइज, इट रिप्रेजेंट्स द अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू fx विद x एक्सिस बिटवीन x इक्वल्स टू a and x इक्वल्स टू b। एक ही बात है, h अप्रोचेस 0 और n अप्रोचेस इंफिनिटी, एक ही बात है, क्योंकि b माइनस a बाय n, यही तो h है। h 0 को अप्रोच करेगा तो n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ना। सेम चीज आप यूं भी लिख सकते हो, इट इज सेम एज लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, फिर जब n की टर्म में लिखते हैं तो h को गायब करना पड़ता है, b माइनस a बाय n एंड सिग्मा r 0 टू n - 1 f ऑफ a प्लस r b माइनस a बाय n। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों चीजें सेम है, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। h इक्वल्स टू 0 नहीं लिखा है, h अप्रोचेस टू, ये अप्रोचेस है, ये एरो लगा हुआ है, किसने लिखा है, मैंने। h अप्रोचेस 0 कहा है और ये r 0 से n - 1 है। अगर जब एरिया की बात चलेगी तो अगर जब तुम एरिया की बात करते हो ना कि बताओ जरा fx ने x के साथ में कितना एरिया बाउंड किया है ना, इस केस के अंदर अगर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय, अंतर समझ लेना अच्छे से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू fx विद x एक्सिस बिटवीन x इक्वल्स टू a and x इक्वल्स टू b, दिस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, बट डेफिनेट इंटीग्रल कोई पूछेगा तो इट विल बी डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, ठीक है। नाउ इट शुड बी वेरी क्लियर, इन दोनों चीजों को आप अच्छे से समझ लो कि डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इनिशियल एंड फाइनल लिमिट सेम होगी तो सब इंटीग्रेंड का वैल्यू 0 हो जाता है, वो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बोलती है ना, तो वो तो fb माइनस fb 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ये इंटीग्रल a to b fx dx, बार बार मैं बोल रहा हूं, इट इज नॉट एरिया, इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, और अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज को दिखाने के लिए मैंने आपको ये दोनों डायग्राम बताए, उससे मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी बात करते हैं कि इफ f of x is discontinuous at some points in closed A to closed B, तो हम कैसे डील करते हैं, इस बात को भी समझो कि when f of x is discontinuous, हाँ, जो भी डाउनवर्ड होगा ना उसका डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव आएगा, बट एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता, तो x एक्सिस के नीचे जाते ही अगर एरिया काउंट करना हो तो हम उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। If f of x is discontinuous at some points in a to b, जैसे देखिए जरा, मान लो तुम्हारे पास में कोई ग्राफ ऐसा है, लेट्स से a से b के बीच में, मान लो ये पॉइंट c1 है, c1 पर डिसकंटिन्यूटी आ गई और ग्राफ ऐसे चला गया, और फिर c2 पर ग्राफ ऐसा बन गया, c2 पे भी डिसकंटिन्यूटी है और ये आपका b है, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, और ये मैंने ग्राफ y = fx का प्लॉट किया है और a से b के बीच में मैंने दो जगह डिसकंटिन्यूटी दिखाई है, ओके। नाउ अब मेरा पर्पस ये है, मैं इंटीग्रल a to b fx dx को इवैल्यूएट करना चाहता हूं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बोलती है कि आपका इंटीग्रेंड कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो f of x आपका a से b के बीच में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा यहां पर दिखाई नहीं दे रहा
अगर ऐसे केसेस आ जाए तो हम क्या करते हैं, जितने पार्ट्स में कॉन्टिन्यूस है उतने पार्ट्स के अंदर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगा देते हैं। जैसे मैं कहूं कि आप देखो इसको, अगर मैं ये लिखूं a से c1 एंड टू बी मोर प्रिसाइज c1 लिमिट का नोशन यूज कर रहा हूं, c1 फ्रॉम लेफ्ट, c1 को इधर से अप्रोच किया कि a से c1 नेगेटिव आपका पूरा का पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो a टू c1 नेगेटिव f ऑफ x dx, ओके, प्लस c1 पॉजिटिव से c2 नेगेटिव, c2 भी ले सकते हो, चलो थोड़ा और यहां पर भी मैं वैल्यू नहीं देता, c1 पॉजिटिव से c2 नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है fx dx, और c2 पॉजिटिव से b तक, c2 पॉजिटिव से b तक fx dx। तो अगर आपको सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डिस्कंटिन्यूटी नजर आती है तो उस डिस्कंटिन्यूटी के साथ में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस नहीं लगा पाते, तो हम ब्रेक कर देते हैं। तो a से c1 नेगेटिव, फिर c1 पॉजिटिव से c2 नेगेटिव, फिर c2 पॉजिटिव से b, ठीक है। और जब जैसे अब मान लो आपने इसको इवैल्यूएट किया है ना, और लेट्स से कि कैपिटल f डैश x आपका स्मॉल f x है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कैसे लगेगी ये देखो जरा। दिस विल बी, अब कैपिटल f ऑफ c1 तो रख नहीं सकता है ना, तो इट विल बी कैपिटल f ऑफ c1 माइनस, इसका मतलब बताऊंगा अभी, माइनस कैपिटल f ऑफ a, जैसे f b माइनस f a होता है ना वैसे, ये पहला वाला इंटीग्रल हो गया, प्लस सिमिलरली सेकंड विल बी f ऑफ c2 माइनस माइनस कैपिटल f ऑफ c1 प्लस, ये सेकंड वाला इंटीग्रल है, एंड थर्ड विल बी कैपिटल f ऑफ b माइनस कैपिटल f ऑफ c2 प्लस, ये हो गया। तो यहां पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लग सकती है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू c1 माइनस कैपिटल f(x) माइनस f ऑफ a, जहां पर भी c1 माइनस c2 माइनस या c1 प्लस एक्सेट्रा लिखा हुआ है वो कांसेप्ट लिमिट का है कि वहां पर अगर वैल्यू नहीं रख सकते तो हम लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे। जैसे यहां पर ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू c2 माइनस कैपिटल f(x) माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू c1 प्लस कैपिटल f(x), एंड लास्ट वाला fb माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू c2 प्लस कैपिटल f(x). जहां पर हम पुट नहीं कर पाएंगे वहां पर हम लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे। ऐसे पांडे जी ऐसे हजारों इंटीग्रल हैं जिनको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता मतलब नॉन फंक्शन में नहीं पता, sin x स्क्वायर्ड हो गया है ना, 1/ln x, बहुत सारे हैं। अब उन पे ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं, क्योंकि वो तो पूछेगा नहीं आईआईटी कि इसको इंटीग्रेट करो, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये इंटीग्रेट होगा ही नहीं नॉन फंक्शंस के अंदर, ठीक है ना। तो सर्टेन पॉइंट्स पर अगर डिस्कंटिन्यूटी आती है तो हम इस तरीके से स्टडी करते हैं या इस तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करते हैं। मॉड एक्स तो इंटीग्रेबल है, क्यों नहीं है, मॉड एक्स तो इंटीग्रल, तो डेफिनेट इंटीग्रल है उसका, इनडेफिनेट का नहीं, इनडेफिनेट में नहीं, डेफिनेट के अंदर, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं तुमको थोड़ा और चीज बताता हूं। जैसे मान लो तुमको कहा जाए कि इंटीग्रल 0 to 1 ln x dx इवैल्यूएट करो, इंटीग्रल 0 to 1 ln x dx इवैल्यूएट करो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड 1 के बीच में तो ये कंटीन्यूअस नहीं है दिस फंक्शन। हम क्या करते हैं, इसको इंडेफिनिटली इंटीग्रेट करना आप जानते हैं कि अगर मैं आपको कहूं कि ln x को इंटीग्रेट करो तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे, तो आप कहेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना, माइनस इंटीग्रल। अब इसमें क्या है, जैसे ये 0 से 1 लिया हुआ है तो मैंने यहां पर अभी तो लिख दिया कि मैं लिमिट 0 से 1 इवैल्यूएट करूंगा, 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x इंटीग्रल ऑफ x dx, ये बन गया, ठीक है। नाउ अब 1 को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 को आप अपर लिमिट को रखोगे ln 1 0 बन जाएगा, इट इज 0, 0 को रखने में दिक्कत है ना, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं माइनस लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस x ln x, और ये तो खैर इंटीग्रल x हुआ 0 से 1 के बीच में, इट इज 1 ओनली, ठीक है। तो अब मुझे इसको लिमिटिंग वैल्यूज का देखना पड़ेगा, सो दिस इज 0 तो छोड़ दीजिए, माइनस लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, मुझे लगता है कि तुम समझ पा रहे हो कि लॉपिटल से इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसको मैंने इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। सो दिस इज माइनस लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, अब इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी फॉर्मेट में लॉपिटल लगाओगे, ln x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर्ड, माइनस 1, सो दिस कम्स आउट माइनस लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, माइनस बाहर निकाल लो, प्लस हो गया इनटू x माइनस 1, और x अप्रोचेस 0 प्लस पर ये लिमिट आ गया 0, सो दिस इज 0 माइनस 1, सो माय फाइनल आंसर विल बी माइनस ऑफ 1, ओके। अब जैसे तुम जानते हो कि ln x का ग्राफ ऐसा आता है, y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ इस तरह का आता है, और मैंने आपको 0 से 1 के बीच में इंडेफिनिटली 0 से 1 के बीच में डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पूछी, वो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू तो आती है -1, है ना, 0 से 1 के बीच में, और कोई पूछे कि ln x ने 0 से 1 के बीच में एरिया कितना बाउंड किया है, देन दैट एरिया विद x ऑफ कोर्स, दैट एरिया विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। ऑल्दो द बाउंड्री इज नॉट क्लोज्ड, ये आपकी बाउंड्री ओपन है, फिर भी जो ये जो एरिया बाउंड हुआ है, ये जो एरिया बाउंड हुआ है वो अपने पास में फाइनाइट आ रहा है, यानी कन्वर्जेंट एरिया आ रहा है, एरिया या यू बोल दीजिए कि डेफिनेट इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, ऑल्दो लिमिट लगी है बट फिर भी डेफिनेट इंटीग्रल मुझे कोई सर्टेन फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, बस समझ में आ गई। अब जैसे सपोज करो अगर मैं ये इवैल्यूएट करना चाहूं 0 से 1 1/x dx, है ना, 0 से 1 1/x dx, 1/x का ग्राफ 0 से 1 के बीच में ये 0, ये आपका 1, तो ये मुझे इवैल्यूएट करना है, ठीक है। इनफैक्ट इस केस में 0 से 1 के बीच में आपका y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ कंप्लीटली अबव द x एक्सिस रह रहा है, तो डेफिनेट इंटीग्रल एब्सोल्यूट टर्म के अंदर एरिया ही आएगा, राइट। अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया एंड एरिया इस केस में तो सेम ही होंगे। अब मैंने इसको इवैल्यूएट किया 1/x का इंटीग्रल, इट इज ln x, एंड बिटवीन द लिमिट 0 to 1 अपर लिमिट रखी ln 1 माइनस
जीरो रख नहीं सकता, तो मैंने लिमिट लिया x अप्रोचेस 0 प्लस ln x, ln 1 हो गया 0 माइनस, तुम देख रहे हो कि x अप्रोचेस 0 प्लस पर ln x का लिमिट जो है वो एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी को जा रहा है। तो ये जो एरिया बाउंड होगा दैट विल बी पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है ना। लिमिट के केस में तो मैं कहूंगा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम लोग इंफिनिटी को लिमिट नहीं मानते, बट समझने के लिहाज से कहा जाए तो ln x आपका माइनस इंफिनिटी को जाएगा और बाहर भी माइनस पड़ा हुआ है, तो तुम समझने के लिहाज से बोल सकते हो कि सर ये जो एरिया बाउंड हुआ ना, ये जो एरिया बाउंड हुआ 0 से 1 के बीच में, दिस इज इनफाइनाइट एरिया है, या ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, अगर इंफिनिटी वैल्यू आ गई डेफिनेट इंटीग्रल की, तो हम ये बोलते हैं कि डाइवर्जेंट हो गया। खैर आपके कोर्स में नहीं आएगा, बट दो टर्म हम समझ लेने चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होता है और डेफिनेट इंटीग्रल डाइवर्जेंट कब होता है। कन्वर्जेंट तब होता है जब सर्टेन फाइनाइट वैल्यू देता है, और डाइवर्जेंट जब हमको फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती। अब जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे ना, तो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। दिस इज इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin x dx और इंटीग्रल 0 to pi by 2 cos x dx, they both are equals to 1। इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin squared x और इंटीग्रल 0 to pi by 2 cos squared x pi by 4, इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin cube x 0 to pi by 2 cos cube x, it is 2 by 3, and last one is integral 0 to pi by 2 sin x की पावर 4 integral 0 to pi by 2 cos x की पावर 4, this comes out 3 pi by 16। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की तरह ही हम लोग यूज करेंगे, इनको आप प्रूव कर सकते हो चाहो तो। जैसे मान लो अगर मुझे कोई पहला वाला इंटीग्रल प्रूव करने को बोले, सारे प्रूव कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है कि क्लोज नेचर टेंड नहीं करता तो डाइवर्जेंट है? मैंने कहा क्या, ln x का भी कहा क्लोज नेचर था, फिर भी उसका डेफिनेट इंटीग्रल -1 आया ना। अपने मन से कुछ मत पढ़ो। जैसे मान लो मुझे ये इवैल्यूएट करना है, देखो कितने सिंपल है ये। जैसे 0 से पाई बाय 2 sin x को इवैल्यूएट करना है। अब sin x का आप इंडेफिनिट इंटीग्रल जानते हो कि माइनस cos x होता है, so this is minus cos x between the limit 0 to pi by 2, है ना। so it is minus of cos pi by 2 minus plus cos of 0 and that is 1, and similarly 0 to pi by 2 cos x dx प्रूव किया जा सकता है। अब जैसे मान लो आपको ये कहा जाए कि 0 to pi by 2 sin squared x को इवैल्यूएट करो, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल जहां हेल्प करता है वहां देखो किस तरह से हेल्प करता है कि sin squared x को यू कैन राइट 1 minus cos 2x by 2, तो 1 minus cos 2x by 2, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, हाफ तो बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रल x minus cos 2x का इंटीग्रल sin 2x by 2 between the limit 0 to pi by 2, so this comes out half। अब अपर लिमिट रखी इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, so this is pi by 2, और sin 2x तो तुमको दिखाई दे रहा है ना, sin pi हो जाएगा, sin pi 0 होता है, ये खत्म, और 0 पर ये भी 0 सर, और कोई टर्म नहीं आएगी, so this is pi by 4। तो सिमिलरली 0 to pi by 2 cos squared x को भी आप pi by 4 प्रूव कर सकते हो। ये छोटे छोटे पार्ट्स में बता रहा हूं जो हमें याद रखने हैं ना, उनको मैं एक बार आपको प्रूव करके भी दिखा रहा हूं, फिर एक बार प्रूव हो जाएगा तो मन में बैठ जाएगी चीजें। जैसे इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin cube x dx है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? sin cube x को तुम कहोगे कि भाई एक sin x को अलग कर दो और एक sin squared x को लिख दो 1 minus cos squared x, ऐसा लिख दो, इट इज 0 to pi by 2 1 minus cos squared x into sin x। अब आप cos x को ले लो t, so minus of sin x dx is dt, तो ये इंटीग्रल हो गया इंटीग्रल 1 minus t squared sin x dx is minus dt, ठीक है, यहां तक आ गए। अब देखो, तुम्हारे पास जब ये इंटीग्रल दिया हुआ था तो 0 से pi by 2 किसकी लिमिट थी? जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है x की लिमिट थी। अब आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दिया, t ले आए, अब यहां पर t की लिमिट लगेंगी, ठीक है। जैसे cos x में अगर x 0 डालता हूं तो t आता है 1, pi by 2 डालता हूं तो हमारे पास में t आता है 0। अब तो आपने देखा मैंने सिंपलर वैल्यूज पिक किया है ना, सिंपल वैल्यूज पिक की। कोई बोले कि सर मैंने x को 0 पुट किया, cos 0 1 बनता है, तो मैं cos 0 1 यहां पर तो ठीक है, और जैसे pi by 2 पुट किया, ठीक है। अगर आपको 1 और मोर देन 1 ऑप्शंस मिलते हैं तो आप कोई भी वैल्यू पुट करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर 0 से 1 होता लिमिट, है ना, 0 से 1 होता, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी आपको मोर देन 1 चॉइसेस मिले कि सर मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, तुम कुछ भी पुट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया -1 to 0 1 minus t square, that is 1 to 0 t square minus 1 dt, so it is t cube by 3 minus t between the limit 1 to 0। अब तुम देख लो अगर अपर लिमिट रखोगे पूरा का पूरा 0 बन रहा है ना, तो 0, फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे t की वैल्यू 1 तो 1 by 3 minus 1, दिस इज माइनस ऑफ 2 by 3, माइनस बाहर है तो इट इज 2 by 3। तो इस तरीके से तुम सारे इंटीग्रल जो मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर दिखाए वो सारे आप प्रूव कर सकते हो। नोट कर लो। साइन की पावर 4 वाला भी कर सकते हो तुम, है ना, sin squared x का होल स्क्वायर 1 minus cos 2x by 2 का होल स्क्वायर, फिर उसको ओपन करके। हो गया।
चलो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, अब धीरे धीरे इनके एप्लीकेशन देखोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, इंटीग्रल 3 to 8 साइन ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1 dx। मान लो ये क्वेश्चन है, 30 सेकंड दे रहा हूं, एक बार ट्राई करके देखो आप। हो गया? तो इसमें क्या थॉट आया, तुमने रूट ऑफ x प्लस 1 को टी लिया होगा, टी स्क्वायर भी ले सकते हो, आपकी इच्छा। सो 1 बाई ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1 dx इज dt। तो ये इंटीग्रल बन गया साइन ऑफ t dx अपन रूट x प्लस 1 ट्वाइस ऑफ dt। ठीक है, अब t के रिस्पेक्ट में आ गया तो t की लिमिट लगेगी, x आपके पास में 3 है तो t बन गया 2, 4 का स्क्वायर रूट 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर रूट 3। सो ट्वाइस ऑफ 2 से 3 sin t dt एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ sin t का इंटीग्रल माइनस ऑफ cos t बिटवीन द लिमिट 2 to 3। सो 2 अपर लिमिट रखा माइनस ऑफ cos 3 माइनस माइनस प्लस ऑफ cos 2। ये आपका आंसर हो गया। इजी है, शुरुआत के अंदर तो बिल्कुल इंडेफिनिट की हेल्प से ही हम लोग करेंगे। जैसे इसको ट्राई करके देखो, इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स x ओवर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। तो दिखाई दे गया होगा कि सर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव तो नीचे लिखा हुआ है, तो आप साइन इनवर्स x को t मान लीजिए। सो 1 ओवर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। सो दिस इज इंटीग्रल t dt। अब x की वैल्यू 0 तो t आपका 0, x अगर 1 हुआ तो t sin इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 2। तो ये 0 से पाई बाय 2 t dt आ गया। सो दिस इज t स्क्वायर्ड बाय 2 बिटवीन द लिमिट 0 टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 रखोगे तो पाई स्क्वायर्ड बाय 4 बाय 2 यानी पाई स्क्वायर्ड बाय 8। 0 रखोगे तो 0 आएगा, तो पाई स्क्वायर्ड बाय 8 आपका आंसर हो गया। इजी था। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रल -1 to 1 it is d by dx of cot inverse 1 by x dx। -1 to 1 cot inverse 1 by x का डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेंड है और उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है। 30 सेकंड्स दे रहा हूं। अगर कोई मुझे इंडेफिनेटली पूछता, अगर कोई मुझे ये पूछता कि व्हाट इज डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स ऑफ डी एक्स, तो तुम क्या बोलते? तुम यही बोलते ना कि सर इसका आंसर तो कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। इसका आंसर तो कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव का इंटीग्रल सब वही फंक्शन होता है ना, ये तो हम जानते हैं। तो तुम ये तो जानते हो कि इंडेफिनेटली तो ये सही है, लेकिन यहां पर -1 से 1 के बीच में आपके पास में कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स के डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट? बात को समझना जरा। कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स जब फंक्शन के अंदर -1 से 1 के बीच में तुम देख पा रहे हो कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन cot इनवर्स 1 by x के अंदर डिसकंटिन्यूटी है, तो इसके डेरिवेटिव में भी ऑफ कोर्स डिसकंटिन्यूटी होगी। फंक्शन के अंदर डिसकंटिन्यूटी है तो वो डिसकंटिन्यूटी तो पक्का डेरिवेटिव के अंदर आएगी। तो ये जो इंटीग्रैंड है इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना। x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूटी है, तो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाते वक्त इस चीज का ध्यान रखो। तो फिर मैं क्या करूं, आप क्या कहोगे कि सर एक काम कीजिए, 0 पर है ना तो -1 से 0 माइनस जाइए और जो भी कॉपी कर लिया प्लस 0 प्लस से 1 जाइए और जो भी है वो कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप तो ये है, क्योंकि 0 पर डिसकंटिन्यूटी आ गई, किसमें आ गई? cot इनवर्स 1 by x में, तो उसके डेरिवेटिव में भी जाएगी वो डिसकंटिन्यूटी। अब आप कहोगे कि सर इंडेफिनिट, अब तो मैं जानता हूं कि अब तो -1 से 0 माइनस में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसको लिखा cot इनवर्स 1 by x फ्रॉम -1 टू 0 माइनस प्लस cot इनवर्स 1 by x फ्रॉम 0 प्लस टू 1, ये लिख दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब 0 माइनस, अब ध्यान से समझो कि अगर x 0 की तरफ लेफ्ट साइड से जाएगा तो ये 1 by x माइनस इंफिनिटी को जाएगा, और तुम्हें cot इनवर्स t का ग्राफ याद होगा। छोटी छोटी बात पे आप ग्राफ बना लिया करो, बार बार ग्राफ बनाओगे तो पक्का हो जाएगा ग्राफ। तो जब आप माइनस इंफिनिटी की तरफ जाओगे तो चूंकि 1 by x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, तो cot इनवर्स माइनस इंफिनिटी पाई बनेगा, तो दिस विल बी पाई माइनस -1 को पुट करोगे तो cot इनवर्स -1 3 पाई बाय 4 बनेगा। अब इसमें अपर लिमिट 1 पुट किया, पाई बाय 4 आया, माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस, तो ये 1 by x पॉजिटिव इंफिनिटी को चला गया, पॉजिटिव इंफिनिटी को चला गया, और cot इनवर्स पॉजिटिव इंफिनिटी 0 को अप्रोच करता है। अब ये जितना भी आया इट कम्स आउट पाई बाय 2, ये आपका आंसर बना। इस चीज को अगर ध्यान नहीं रखोगे तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करना,
होमवर्क के अंदर आप अगर 2011 तक आपने कर लिए हैं तो 1 से 15 क्वेश्चंस ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल कर लेना और मुझसे पूछ भी लिया करो। एक्सरसाइज 1 ये कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसको कोई डाउट होगा वो इसमें से पूछ लेगा, राइट। और कोई बर्मन में भी डाउट आता है तो आप उससे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास के अंदर, सो दैट हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पर फोकस कर सकें, ठीक है। नहीं क्लास नहीं है, बता दूंगा जब क्लास होगी। ओके बच्चों, लव यू ऑल, थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑफ यू, दिखाई दे रहा हूं मैं? राम राम भी राम राम।